लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या बात की थी। लास्ट वीडियो में हमने बैक बॉन्डिंग को पूरा पढ़ लिया था, पूरा अच्छे से समझ लिया कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है, उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं और किस किस पॉइंट पे हम लोग बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट एक्चुअली होता क्या है, पहले तो अपन उस चीज़ को जान लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है उस चीज़ को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल चार्जेस, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम लोग इनके सेपरेशन की बात करते हैं, दो अपोजिट चार्ज को हम लेते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस लेते हैं और इनके सेपरेशन की बात करते हैं, तो इनके सेपरेशन के मेजरमेंट को कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए। मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूल रखता हूँ, देखिएगा ज़रा। ये मैंने ए बी टाइप का मॉलिक्यूल रख दिया। या तो मैं एक डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लूँगा, ठीक है, या तो मैं एक डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लूँगी। ए बी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, या मैं एक पॉलीएटॉमिक कोई मॉलिक्यूल है उसका एक छोटा सा पार्ट ले लूँ। दोनों ही चीज़ें मैं मॉलिक्यूल के लिए ले सकता हूँ, है ना। इस मॉलिक्यूल के लिए मैं दोनों ही चीज़ें कह सकता हूँ, या तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है या एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का छोटा सा एक पार्ट है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में ए बी मॉलिक्यूल है, इसके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्डिंग होगी। या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल मैंने लिया है, इसमें दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। इसके अंदर या तो आयनिक बॉन्डिंग होगी या कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। क्या होगी? कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। क्लियर हो गया? या तो आयनिक बॉन्डिंग होगी या कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। आयनिक बॉन्डिंग अगर होगी तो देखो, एक चार्ज इस पे आ गया और एक चार्ज इस पे आ गया, तो यहाँ पे तो डाइपोल मोमेंट की बात होनी ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज इस पे उठ के आ गया। यहाँ पे तो कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। सेपरेशन तो हमें दिख नहीं रहा। सेपरेशन मतलब ये तो कंप्लीटली सेपरेट हो गया ना, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे देखने की तो बात होगी नहीं। बात कहाँ होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग। कहाँ होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग में। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास में ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ए बी मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसके अंदर मैं बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा मानता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन ए। क्लियर है? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो बी की तरफ ज़्यादा जाएगा, बी ज़्यादा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। तो मैं इससे ये कह सकता हूँ कि मेरे पास में ये जो मॉलिक्यूल था, इसके अंदर ए पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? है ना। अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया और इसमें जो डिफरेंस आया, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बीच में हम लोग देखते हैं कि चार्ज सेपरेशन आ गया। क्या आ गया? चार्ज सेपरेशन। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बिटवीन ए एंड बी, चार्ज सेपरेशन चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस। चार्ज सेपरेशन कैसे आया? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल था, इसके अंदर हमने ये कहा कि बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। तो जैसे ही इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया, तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हुआ। चार्ज सेपरेशन मतलब ज़्यादा चार्ज बी ने अपने पास खींच के रखा कंपेरेटिवली टू ए, जिसकी वजह से ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आया और बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आया। ठीक है, और जैसे ही ये सेपरेशन आया, मैं आपसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई। क्या आ गई? कोवलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई। तो आप लिखें बिकॉज ऑफ दिस इन कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज ऑफ दिस इन कोवलेंट बॉन्ड पोलैरिटी
अराइजेस। ठीक है, क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी हमें देखने को मिल गई। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये पोलार हो गया है ना। ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसा हो गया, पोलार नेचर का हो गया। अब देखिए जरा, इसमें आप और चीज के लिख सकते हैं, दैट मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड बिकम पोलार। ठीक है, यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। चलिए सुनिए आगे देखिएगा। मान लेते हैं इसमें जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है उसे क्यों बोल दूं मैं, क्यू बोल दूं, क्यू, है ना। इसमें जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है उसको मैं क्यू ले लेता हूँ। और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी तो है। ये जो चार्ज सेपरेशन है, इस चार्ज सेपरेशन को मैं बोल देता हूँ क्यू। और इनके बीच में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है उसको मैं डी के बराबर मान लेता हूँ। तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट होगा, इसमें जो डाइपोल मोमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, वो देखिए मैंने आपसे क्या बोला, लेट चार्ज सेपरेशन, लेट चार्ज सेपरेशन इन कोवेलेंट, इन कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल्स टू क्यू। आप इसको क्यू मान लीजिए। और इंटर एटॉमिक, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इसको आप डी मान लीजिए, है ना। तब देन डाइपोल मोमेंट जो होगा, डाइपोल मोमेंट जिसे हम लोग म्यू से डिफाइन करते हैं, किससे डिफाइन करते हैं, म्यू से। तो डाइपोल मोमेंट जो होगा जिसे हम लोग म्यू से डिफाइन कर रहे हैं वो हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई आपको बात। तो हम लोग फाइनली हम ये क्या कह सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट एक्चुअली चार्ज और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। क्या बोला मैंने, डाइपोल मोमेंट चार्ज और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। तो आप लिख लीजिए दैट मीन्स, दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट, इसको मैं स्मॉल डी और एम से लिख रहा हूं, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट, इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन जिसको हम लोग क्यू से डिफाइन कर रहे हैं, एंड इंटर एटॉमिक, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये कैसे होती है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखिए चार्ज, ये डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। अब डायरेक्शन कैसे होती है वो भी आप समझिएगा। पहले तो आप ये लिखेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और एंड इट्स डायरेक्शन, एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। क्या पढ़ लिया हमने, डाइपोल मोमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल के अंदर आयनिक बॉन्डिंग भी होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है। आयनिक बॉन्डिंग के अंदर तो पूरा का पूरा चार्ज सेपरेट हो जाता है कंप्लीटली, लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर चार्ज सेपरेशन हमें देखने को मिलता है। वो चार्ज सेपरेशन कितना होगा, कितना होगा उसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसके बेसिस पे। तो हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट को क्या बोला कि डाइपोल मोमेंट जो है वो प्रोडक्ट है चार्ज सेपरेशन और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो अब हम जो है इनके कुछ फैक्टर्स पढ़ लेंगे कि डाइपोल मोमेंट किस किस फैक्टर से अफेक्ट होता है, या फैक्टर कौन कौन से होते हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालें, फैक्टर्स affecting
फैक्टर्स अफेक्टिंग डायपोल मोमेंट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डायपोल मोमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, पहला जो फैक्टर मैं यहाँ पे आपके सामने ले रहा हूँ, पहला फैक्टर जो है मेरे पास में, दैट इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसको मैं शो करूंगा डेल ई एन से। क्लियर? अब मुझे एक चीज बताइए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी के अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था ए से, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा तो इससे जो चार्ज सेपरेशन है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैंने आपको बताया था कि ए और बी के बीच में ये जो चार्ज सेपरेशन है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो चार्ज और ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो चार्ज सेपरेशन दोनों के बीच की जगह जो है अब वो और बी की तरफ खींचने लग जाएगी, तो चार्ज सेपरेशन जो है वो बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ इस केस के अंदर कि अगर डेल ई एन इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंक्रीज होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि चार्ज जो है वो भी इंक्रीज होगा। अगर इस कंडीशन पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो मैं डायपोल मोमेंट पे क्या कह सकता हूँ कि डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर मैं डिस्टेंस को लेके बात करता हूँ, अगर मैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को लेके बात करता हूँ, फैक्टर दूसरा हमारे पास में आता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अगर मैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को लेके बात करता हूँ तो देखिए हमें कौन सा फैक्टर देखने को मिल रहा है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में। अगर मैंने आपसे बोला कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में डिस्टेंस को मैं बढ़ाता हूँ, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो डेफिनेट सी बात है हमारे पास में जो म्यू है, यानी कि जो डायपोल मोमेंट है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। डायपोल मोमेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक, ये तो हो गए दो फैक्टर। तो तीसरा फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस इससे बनने की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं हमारे पास में। तो थर्ड वाला जो फैक्टर है उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। थर्ड फैक्टर कहता है 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट, 3D अरेंजमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट in polyatomic system। तीसरा फैक्टर हमसे क्या कहना चाह रहा है, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। मान लीजिए कि मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है, ये है ए, ये रहा बी और ये रहा बी, ये भी बी ले रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों मैंने बी ले लिए और इनके बीच में ये जो एंगल है, ये जो एंगल है मैंने इसको कह दिया थीटा। ठीक है, इस केस में मैं आपसे कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन ए। क्लियर है? बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो बी की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, है ना। और यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट आएगा वो किस तरीके से शो होगा? वो शो होगा कुछ इस तरीके से, देखिएगा जरा ध्यान से। ये रहा हेड और ये रही टेल। क्लियर? यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये रहा हेड और ये रही टेल। अब ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि जब ये चार्ज सेपरेशन आया तो बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आ गया और ए के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आ गया। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज हमें देखने को मिल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो डायपोल मोमेंट है जिसको मैं μ1 कहता हूँ और ये जो डायपोल मोमेंट है μ2, क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? मैं कह सकता हूँ हाँ। क्यों सेम है? क्योंकि ए से लेके बी का जो डायपोल मोमेंट है वही सेम डायपोल मोमेंट ए से लेके दूसरे वाले बी का है, क्योंकि बी जो सराउंडिंग एटम्स है वो तो सेम है ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वहाँ पे सेम शो हो रही होगी ना। तो उस केस के अंदर μ1 और μ2 क्या कह सकता हूँ मैं, दोनों सेम है ना। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है
कि अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो मॉलिक्यूल है आप मुझे इसका डायपोल मोमेंट बताओ, तो देखो एक का डायपोल मोमेंट आप बता दोगे, दूसरे का डायपोल मोमेंट आप अलग से बता दोगे, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट अगर आपको बताना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। उस फॉर्मूले को हम लोग कैसे निकालते, देखिए म्यू मॉलिक्यूल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ, म्यू मॉलिक्यूल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो म्यू मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा मेरे लिए, म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, और इसका ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में, ये काय में जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के बेस पे अब मैं अलग अलग केस बनाता हूँ, है ना। ध्यान से देखिएगा कि ये जो अलग अलग केसेस हैं वो क्या कहना चाहते हैं, ये अलग अलग केसेस क्या कह रहे हैं। तो केस नंबर 1 की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, केस नंबर 1 की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। मान लीजिए कि Ab2 मॉलिक्यूल जो मैंने यहाँ पे लिया है वो लीनियर है, वो क्या है, लीनियर है। ये जो Ab2 मॉलिक्यूल मैंने लिया है ये लीनियर है। तो अगर मैं इस लीनियर मॉलिक्यूल को शो करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ क्या, ये B, ये B, थोड़ा सा इसको रफली बना दिया मैंने, थोड़ा सा और क्लियरली बनाता हूँ ताकि लीनियरिटी समझ में आ जाए, वरना कुछ लोग बोलेंगे भाई ये तो लीनियर था ही नहीं, ज़बरदस्ती का लीनियर बना दिया। अरे भाई लाइन टू लाइन मिला के बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें लाइन बनाना ना मेरे को बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, ये मेरे लिए लीनियर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक, अगर ये लीनियर है तो मैं आपसे क्या कह सकता हूँ कि इस कंडीशन पे इसके बीच में जो एंगल थीटा है ये कितना है, 180 डिग्री है। कितना है ये, 180 डिग्री है। अगर मैंने आपसे बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन ए, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आ गया और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आ गया। सेम इज यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आ गया। ठीक, तो अगर यहाँ पे पार्शियल चार्ज सेपरेशन हमें देखने को मिल रहा है तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कुछ इस तरीके से मैं शो कर सकता हूँ, इसका डायपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से और इसका डायपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से मैं शो कर सकता हूँ, है ना। इसके डायपोल मोमेंट को मैं बोल दूंगा म्यू 1 और इसके डायपोल मोमेंट को बोल दूंगा मैं म्यू 2। क्लियर है, ये हो गया म्यू 1 और म्यू 2। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे जो म्यू 1 है उसका डायपोल मोमेंट और म्यू 2 जो है उसका डायपोल मोमेंट क्या सेम है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों का डायपोल मोमेंट सेम है। तो मैं कह सकता हूँ हाँ बिल्कुल दोनों का डायपोल मोमेंट सेम है, क्योंकि हमने ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल हमने लिया है इसके अंदर जो सराउंडिंग स्पीशीज़ है वो दोनों सेम है। तो म्यू 1 और म्यू 2 ये मेरे लिए दोनों सेम है ना, मैं ये कह सकता हूँ। तो देखिए अगर मैंने ये बोला है और थीटा जो है वो मैंने 180 डिग्री ले रखा है, ठीक, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ कॉस 180 इज इक्वल्स टू कितनी होती है, -1। कॉस 180 कितनी होती है, -1। और इसी को अगर मैं फॉर्मूले में पुट करता हूँ, इसी को अगर मैं फॉर्मूले में पुट करता हूँ और मैं मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट निकालता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि म्यू Ab2, किसके लिए, मॉलिक्यूल की निकाल रहा हूँ, Ab2 मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहा हूँ, तो म्यू Ab2 क्या हो जाएगा, ये आया अपना अंडर रूट में म्यू 1 का स्क्वायर प्लस म्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा। क्लियर है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो म्यू 1 और म्यू 2 तो मैंने इक्वलेंट माने, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 म्यू 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 म्यू 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ पे म्यू 1 म्यू 2 है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको भी मैं 2 म्यू 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास में -1 है। ठीक है, तो इससे ये जो सॉल्व हुआ मेरा, ये जो वैल्यू मेरे पास में आएगी वो कैसे लिख सकता हूँ कि ये 2 म्यू 1 का, सॉरी म्यू 1 का स्क्वायर है, ये म्यू 1 का स्क्वायर है -2 म्यू 1 का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना तो पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो गया, जिसकी वजह से मेरे पास में वैल्यू क्या आई, मेरे पास में म्यू Ab2 मॉलिक्यूल की वैल्यू क्या आई, वो आई 0। क्या आई,
ज़ीरो आई, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अगर म्यू ए बी टू की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आई है तो यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये मैं कह सकता हूँ। इतना तो यहाँ पे मैं क्लियर कर सकता हूँ ना कि यहाँ पे कोई पोलैरिटी मुझे देखने को नहीं मिली, तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या बताइए ए और बी के बीच में पोलैरिटी है, तो आप कहेंगे हाँ। दूसरे ए और बी के बीच में पोलैरिटी है, आप कहेंगे हाँ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी, तो आप कहेंगे नहीं। क्लियर है? इस पोलैरिटी, ये जो पोलैरिटी है डिपेंड करता है मॉलिक्यूल में होगी या नहीं होगी। अगर उसके अंदर पोलैरिटी बॉन्ड, इन कोवलेंट बॉन्ड के बीच में है तो ठीक है, लेकिन इससे ये फिक्स नहीं हो जाता कि यहाँ पे जो पोलैरिटी है मॉलिक्यूल में वो आएगी या नहीं आएगी। क्लियर हो गया? चलिए अब इसी के बेस पे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे। तो आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए पहले। एग्जाम्पल्स होगा जैसे आपका CO2 है ना, CO2 हो गया, आपका CS2 हो गया, और BeCl2 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो साइड एटम्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों सेम है, यानी कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहाँ पे डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, तो दोनों के डाइपोल जो होंगे वो सेम होंगे। और ये लीनियर है तो वैल्यू क्या -1 ही आएगी cos 180 की। और इसके बेसिस पे हम बता देंगे कि ये जो होते हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब भाई इंपॉर्टेंट फैक्टर दूसरा, केस 2 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना। केस 2 और 3 ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको इसको स्टार कर लेना भले, है ना। केस 2, केस 2 हमसे क्या कहता है कि अगर हमारे पास में Ab2 मॉलिक्यूल है ना, मान लो कि हमारे पास में Ab2 मॉलिक्यूल है, लिख लेते हैं लेट Ab2 मॉलिक्यूल। हमारे पास एक Ab2 मॉलिक्यूल है जिसमें विद थीटा जो है वो 120 डिग्री है। थीटा क्या लिया हमने? 120 डिग्री। अभी तक हम लोग थीटा क्या ले रहे थे? 180 डिग्री ले रहे थे। तो अगर मैं आपसे एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ, ये एक मॉलिक्यूल है, देखिएगा ज़रा, ये Ab2 मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, और इसके बीच में जो थीटा मैंने लिया है ये 120 डिग्री लिया है। ठीक है, ये रहा मेरे लिए ए, ये रहा मेरे लिए बी, ये रहा बी। अब मैं आपसे कह दूं कि बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, जिसकी वजह से चार्ज सेपरेशन आएगा। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज, और इस पर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज। क्लियर हो गया? ये मैं कह दिया कि पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज, पार्शियल नेगेटिव का चार्ज। मैंने आपसे क्या बोला कि यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से शो होगा, यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से शो होगा। तो मैं यहाँ पे इसको μ1 बोल सकता हूँ, इसको यहाँ पे मैं μ2 बोल सकता हूँ। और इस कंडीशन के अंदर भी, इस कंडीशन के अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि μ1 जो है वो μ2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारे जो दूसरे साइड एटम्स हैं वो दोनों सेम हैं। ठीक है, μ1 μ2 के बराबर है, और थीटा जो मैंने ले रखा है वो ले रखा है 120 डिग्री। ठीक है, और cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है -12। क्या होती है? -12। तो इसी के बेस पे अगर मैं आपसे बोलता हूँ क्या इन दोनों के बीच में डाइपोल मोमेंट है, पोलैरिटी है, आप कहेंगे हाँ। क्या इन दोनों के बीच में डाइपोल मोमेंट या पोलैरिटी है, आप कहेंगे हाँ। तो क्या मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है, वो हम देख लेते हैं। इन दोनों के अंदर जो मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू Ab2 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो अब याद हो गया होगा लेकिन फिर भी अपन लिख लेंगे, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। क्लियर है? इसको वापस लिखेंगे, म्यू Ab2 इज इक्वल्स टू, अंडर रूट में रखेंगे, μ1 और μ2 की वैल्यू इक्विवेलेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2μ1 का स्क्वायर प्लस इस कंडीशन के अंदर भी 2μ1 का स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास में? -12 थी। इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। जब मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो मेरे पास में आया अंडर रूट में वैल्यू आती है मेरे पास में 2μ1 का स्क्वायर माइनस μ1 का स्क्वायर। क्लियर है? ये कट गया ना, कैंसिल हो गया, इसलिए μ1 का स्क्वायर। तो मेरे पास में जो अगली वैल्यू आएगी दैट इज अंडर रूट μ1 का स्क्वायर। और जब मैं इस अंडर रूट को हटाऊंगा, स्क्वायर की वैल्यू लगाऊंगा, तो मेरे पास में म्यू AB2 जो रहेगा
वो आ जाएगा μ1 के इक्विवेलेंट। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी कभी दो सेम मैग्नीट्यूड के डायपोल मोमेंट अगर 120 डिग्री पर काम करते हैं, सुनना ध्यान से, अगर दो सेम मैग्नीट्यूड के डायपोल मोमेंट अगर 120 डिग्री पर काम करते हैं तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल का, यानी कि इस पूरे मॉलिक्यूल का जो रिजल्ट निकल के आता है ना, जो रिजल्ट निकल के आता है वो किसी एक इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट के बराबर होता है। तो मतलब मैंने आपसे क्या बोला कि ये जो डायपोल मोमेंट है, ये दोनों जब साथ में 120 डिग्री पर काम कर रहे होते हैं, इनका जो मॉलिक्यूल का रिजल्ट निकल के आता है, जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होता है, वो किसी एक डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है ना। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, इन दोनों के बीच में कहीं पे होती है, ऐसे इन दोनों के बीच में होती है। क्लियर हो गया? इस मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। इतना क्लियर हो गया? केस 2 आपको समझ में आया? मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई मॉलिक्यूल, अगर किसी मॉलिक्यूल में दो डायपोल मोमेंट हैं और वो सेम मैग्नीट्यूड पर हैं और वो 120 डिग्री पर काम कर रहे हैं एग्जैक्टली, तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होता है वो किसी एक इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट के बराबर होता है, जिसकी डायरेक्शन इन दोनों डायपोल मोमेंट के बीच होती है। क्लियर है? चलिए अब चलेंगे केस 3 पे। केस 3 ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान से आप लोग देखना। ठीक है, केस 3 हमसे क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी रखना। अब मैं आपसे मान लो कह देता हूँ, अभी तक अपन लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने एक चीज़ को ये डिफाइन किया कि एक डायपोल मोमेंट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक डायपोल मोमेंट राइट की तरफ जा रहा है, यानी कि एक जो है वो जो थीटा हम लोग ले रहे हैं वो 180 डिग्री ले रहे हैं। दूसरे केस में हमने बात करी 120 डिग्री की, है ना, कि जो एंगल हम लोग ले रहे हैं, जो थीटा हम लोग ले रहे हैं वो 120 डिग्री ले रहे हैं, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड जो आया, जो सेम मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री पे वर्क कर रहे थे, रिजल्टेंट मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट था वो कितना आया, उन दोनों के बीच का आया, यानी कि एक किसी डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्विवेलेंट आया। लेकिन इस वाले केस में ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि एक डायपोल मोमेंट तो ये है, एक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और दूसरा डायपोल मोमेंट भी इस ही डायरेक्शन में है। क्लियर? एक जो डायपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, ये वाले डायरेक्शन में, और दूसरा वाला जो डायपोल मोमेंट है वो भी सेम डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच में जो थीटा होगा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? थोड़ा सा आप सोच के बताओ मुझे। अगर देखो थीटा जो रहेगा, थीटा 0 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और हमें ये पता है कि cos 0 डिग्री की वैल्यू, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। क्लियर है? मैंने आपको क्या बोला केस 3 में कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक डायपोल मोमेंट जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, उसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और दूसरा वाला जो डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन भी इसी तरफ है, तो दोनों के बीच में जो थीटा बना, जो एंगल बना, उसको मैंने क्या बोल दिया? 0 डिग्री बोल दिया। और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं इसी मॉलिक्यूल की, जिसमें ये दोनों डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी मॉलिक्यूल की अगर फॉर्मूले में पोलैरिटी चेक करना चाहता हूँ, या मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसमें डायपोल मोमेंट है या नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉन पोलर कह देंगे, अगर है तो वो कितना है, वो कितना है। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला हमसे क्या कहता है? म्यू मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला हमसे कहता है, ये लगाओ आप, अंडर रूट ऐसे, बहुत टेढ़ी खीर है भाई अंडर रूट लगाना, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा, इसकी वैल्यू पुटअप करो, ये आया अंडर रूट, और इस अंडर रूट के अंदर यहाँ पे अब एक चीज़ बताओ मुझे,
दोनों ही डायपोल मोमेंट तो सेम है ना, दोनों ही डायपोल मोमेंट सेम है, तो मैं कह सकता हूँ ना 2μ1 का स्क्वायर प्लस 2μ1 का स्क्वायर, 2μ1 का स्क्वायर और दूसरा भी 2μ1 का स्क्वायर हो गया, और कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास में, दैट इज 1 आ रही थी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी भाई 4μ1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू को मैं अगर निकालूंगा बाहर तो मेरे पास में जाएगा 2μ1। मतलब अगर सेम मैग्नीट्यूड के डायपोल मोमेंट 0 डिग्री पर काम करेंगे, समझ रहे, अगर सेम मैग्नीट्यूड के, दोनों के मैग्नीट्यूड मैंने सेम बोले हैं, इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं बताया दोनों के अंदर, दोनों ही सेम सेम, मतलब जो जो एलिमेंट आप लोगे वो दोनों ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होंगे। तो अगर सेम मैग्नीट्यूड के डायपोल मोमेंट 0 डिग्री पर काम करेंगे तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल जो आएगा हमारे पास डायपोल मोमेंट में, जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हमारे पास में निकल के आएगा उस मॉलिक्यूल का, वो 2 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड होगा एक डायपोल मोमेंट के, उस डायपोल मोमेंट के 2 टाइम्स, दुगना, डबल। तो ये जो 2μ1 आया है, ये जो 2μ1 आया है, ये डबल ही तो है, एक स्पेसिफिक एक डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड का डबल हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। अगर यहाँ पे बात समझ में नहीं आई है तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिसके अंदर आपको तीनों ही केसेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो है मेरे पास में, दैट इज BF3। क्या है मेरे पास में, BF3, ठीक है। मैंने लिया BF3 मॉलिक्यूल, इसकी अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्राई करता हूँ तो n की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 3+3+0 डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो n की वैल्यू मेरे पास में कितनी निकल के आई, 3। अगर n की वैल्यू 3 निकल के आई है तो मुझे पता है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो भैया देखो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसका जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, या इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा। क्लियर है बात, यहाँ पे क्लियर है। तो इसी के बेसिस पे मैं आपसे क्या कह सकता हूँ कि ये जो ट्राइगोनल प्लेनर शेप रख रहा है इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर है और कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब देखो लोन पेयर निकालना, बॉन्ड पेयर निकालना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, शेप ज्योमेट्री हम लोग सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं, तो इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड तो नहीं है। अब तो हम लोग फिंगर टिप्स पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर कट बात है, हमें माइंड में ही इसको सॉल्व करना आना चाहिए अभी तक तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर शेप, है ना। इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, देखिएगा ज़रा ध्यान से। मैंने बोला ये B है, ठीक है, ये जो है ये F लगा है, ये जो है ये फ्लोरीन लगा है, और ये जो है ये फ्लोरीन लगा हुआ है। क्लियर हो गई माइंड में बात, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो बोरोन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की फ्लोरीन, हमें पता है फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो चार्जेस होंगे वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, और इसकी वजह से चार्ज सेपरेशन आएगा, और इस चार्ज सेपरेशन की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, सेम एज यहाँ पे और सेम एज यहाँ पे। चार्ज सेपरेशन हमें देखने को मिल गया, और इसके ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिल गया। अब एक चीज़ मुझे बताओ, एक चीज़ मुझे क्लियर करना कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि डायपोल मोमेंट इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया μ1। इसका डायपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है इस वाले डायरेक्शन में, इसको मैंने नाम दे दिया μ2। इसको नाम क्या दे दिया मैंने, μ2। और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, इसको नाम दे दिया मैंने μ3। अब एक चीज़ बताओ, ये तीनों अलग तो नहीं है, ये तीनों अलग तो नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि μ1 प्लस μ2 प्लस μ3, इनको मैं μ1 के इक्वलेंट रख सकता हूँ। μ1 μ2 और μ3 जो है उसको मैं μ1 के इक्वलेंट रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यानी कि ये जो तीनों हैं मेरे पास में, ये जो तीनों μ1 है, ये जो म्यू है मेरे पास में, इनको मैं μ1 लिख सकता हूँ, ये भी μ1 है, ये भी μ1 है, और ये भी μ1 है, तीनों को मैं μ1 लिख सकता हूँ,
है ना। तो अगर अगर मैं इसके अंदर इस पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट निकालने का ट्राई करता हूँ, अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट निकालने की ट्राई करता हूँ, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ये कितना है भाई, ये है 120 डिग्री। क्लियर, 120 डिग्री। अब मैंने आपको इसके पहले केस 2 में क्या समझाया था कि अगर दो सेम मैग्नीट्यूड के डायपोल मोमेंट 120 डिग्री पर वर्क करेंगे तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होगा वो किसी एक इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट के बराबर होगा और उसकी डायरेक्शन दोनों डायपोल मोमेंट के बीच में होगी। यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो इन दोनों के बीच में ऐसे कहीं पे है। ये रही डायरेक्शन जिसको मैंने बोल दिया μ1। ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, केस 1 में हमने क्या बात की थी कि अगर दो सेम मैग्नीट्यूड के डायपोल मोमेंट है और वो 180 पर वर्क करेंगे तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर कोई भी डायपोल मोमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। तो इनके दोनों के डायपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट आया वो ये डायपोल मोमेंट आया, और इसी डायपोल मोमेंट के अपोजिट में जो डायपोल मोमेंट था उसने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास में मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट हुआ वो कितना हो गया भाई, 0 हो गया ना, है ना। देखो ये जो था एंगल, ये और ये एंगल कितना, 120 डिग्री। 120 डिग्री के बीच में रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इन दोनों के बीच में, और ये इसके जस्ट अपोजिट यानी 180 डिग्री के बीच में। तो केस 1 में 180 डिग्री के बीच में जो डायपोल मोमेंट हम देखते थे वो डायपोल मोमेंट कितना आ रहा था, 0। तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है, इस ओवरऑल मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो कितना हो गया भाई, 0 के इक्विवेलेंट हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा है भाई, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गई बात दिमाग में। एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो। एग्जांपल 2, हम एग्जांपल 2 के अंदर लेंगे PCl5। PCl5 ठीक है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो निकालने की नीड नहीं है, आप ऐसे PCl5 लिख सकता हूँ। और हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, sp3d। sp3d का मतलब क्या हो गया भाई, कौन सा शेप हो गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप हो गया ना। कौन सा शेप हो गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप हो गया। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करूं, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं, तो आपको पहले से पता है कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जो शेप बनेगा वो दो शेप से मिलकर बनता है, एक लीनियर और एक ट्राइगोनल प्लेनर। एक लीनियर और एक ट्राइगोनल प्लेनर शेप से मिलके बनता है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये रहा मेरा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के साथ यहाँ मैंने लगाया क्लोरीन, ये एक क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों तो भाई 180 डिग्री पे हैं। ये दोनों कैसे हैं, ये वाला जो क्लोरीन है, ये वाला जो क्लोरीन है, ये दोनों कितने पे हैं भाई, 180 डिग्री पे हैं। तो इनका जो डायपोल मोमेंट होगा, इनका जो डायपोल मोमेंट होगा, देखो ऐसे, इसका भी कुछ डायपोल मोमेंट होगा, इसका भी डायपोल मोमेंट होगा जो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, और इसका डायरेक्शन यहाँ पे है। ठीक है। तो ये दोनों तो 180 डिग्री पे हैं, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, ये सब तो अब तो समझ में आने लग गया होगा ना। इन चीज़ों के बारे में तो आप जानने लग गए होंगे कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कैसे आया, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कैसे आया, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये इसकी तरफ कैसे खिंचे हुए हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा ना माइंड में। अभी तक इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, है ना, क्योंकि अभी तक तो हम लोग स्टार्टिंग से यही पढ़ते हुआ आ रहे हैं, अभी तक यही पढ़ा अपन ने। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ कि ये जो क्लोरीन है मेरे पास और ये वाला जो क्लोरीन है मेरे पास में, इन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल है वो कितना, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, क्या बोला मैंने, 180 डिग्री है और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, उनके डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो डायपोल मोमेंट कितना होगा भाई, डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0। तो इन दोनों की बात करते करते तो यहाँ पे तो 0 हो गया, क्या हो गया, 0। अब यहाँ बताओ ये कैसा शेप था भाई, ट्राइगोनल प्लेनर। ये कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस ट्राइगोनल प्लेनर के बीच में जो थीटा होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। और अगर ये 120 डिग्री है तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड में जो मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट आएगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और
उसको मैं म्यू1 कह दूंगा, यानी कि किसी एक डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्विवेलेंट उस मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकल के आया। और ये दोनों, अब बताओ, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों आपस में 180 डिग्री पे हैं क्या? ये दोनों आपस में 180 डिग्री पे हैं। अगर ये दोनों आपस में 180 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इन दोनों का निकल के आया 0। और ओवरऑल अगर मैं आपसे बोलूं कि जो म्यू PCl5 है, जो म्यू PCl5 है, उसका ओवरऑल डायपोल मोमेंट कितना निकल के आया भाई? 0, क्योंकि इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया। ओवरऑल डायपोल मोमेंट PCl5 का 0 निकल के आया। और मैं आपसे कह सकता हूं कि ये एक नॉन पोलार मॉलिक्यूल है। ये क्या है? नॉन पोलार मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गया माइंड में? है ना? क्लियर हो गया वो माइंड में? चलिए आगे समझिए, एक और एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल लेते हैं 3rd नंबर का, दैट इज SF6। SF6 SF6 है। n की वैल्यू में क्या ले लूं? n की वैल्यू में 6 ले लूं। n की वैल्यू 6 ले लें, है ना? n की वैल्यू 6 लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 निकल के आया। शेप क्या आया भाई? ऑक्टाहेड्रल। इसको पूरा लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। OH पता नहीं क्या क्या समझ लो। ऑक्टाहेड्रल होते हैं भाई कुछ बुद्धिजीवी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे शेप ऑक्टाहेड्रल लिखी तो इसका मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। क्लियर हो गई बात? देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे सामने है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और लीनियर ज्योमेट्री, है ना? स्क्वायर प्लेनर और लीनियर। ये रहा एक एफ, गड़बड़ मामला, ये रहा एक एफ और ये रहा दूसरा एफ। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गई बात? अब मैं आपसे बोलूं, फिर से वही कहानी दोहराता हूं। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव। क्लियर? यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हुआ, डायपोल मोमेंट शो हुआ। देखना भाई, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, 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 इसका इस डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में। तो ये तो हो गया 180। ये दोनों ऊपर और नीचे कैसे हो गए? 180 डिग्री, 0। क्लियर बात? ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन 180 डिग्री, क्लियर, खत्म, 0 डायपोल मोमेंट। अपोजिट वाला कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। ये वाला फ्लोरीन, ये वाला फ्लोरीन 180 एक दूसरे के अपोजिट में। क्लियर बात? खत्म हो गया काम। तो मैं आपसे क्या कह सकता हूँ कि म्यू, मैंने आपसे क्या बोला कि म्यू SF6 मॉलिक्यूल जो है मेरे पास में, उसका डायपोल मोमेंट कितना हुआ? 0, जिसको मैं कह दूंगा नॉन पोलार मॉलिक्यूल। इसको मैंने क्या नाम दिया भाई? नॉन पोलार मॉलिक्यूल। क्लियर? अब देखो, ये तो हम समझते हैं कि आइडियल शेप्स हैं, आइडियल शेप्स हैं। अब अगर मैं आपसे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सा शेप पूछ लेता हूँ और उसके बीच में आपसे जो है डायपोल मोमेंट की बात करता हूँ, है ना? डिफरेंट एक शेप पूछ लेता हूँ और उसके अंदर मैं आपसे डायपोल मोमेंट की बात करता हूँ। तो देखिए एक एग्जांपल है मेरे पास में, एग्जांपल नंबर 4, जिसे मैं कह रहा हूँ 1,3,5 ट्राइक्लोरो बेंजीन, ट्राइक्लोरो बेंजीन। अभी देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान देना। यहाँ मैंने बनाई है बेंजीन, ठीक है। अब इस बेंजीन में मैंने आपको बोला 1,3,5, 1 ये क्लोरीन लगा है, 3 क्लोरीन लगा है, 5 क्लोरीन लगा है। क्लियर? अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैं इनके सेंटर से एक लाइन ऐसे खींचता हूँ, ऐसा,
यहाँ से एक लाइन खींचूंगा ऐसा, और यहाँ से एक लाइन खींचूंगा ऐसा। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जैसी दिख रही है? क्या ये ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जैसी दिख रही है? तो इसमें जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, ये जो कार्बन क्लोरीन कोवलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर हमारे पास में ऐसे ये, और इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में ये डायपोल मोमेंट जिसका डायरेक्शन ये, और ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जिसमें इसका डायरेक्शन ये। क्लियर है? अब एक चीज़ मुझे बताओ, क्या ये एंगल थीटा है? क्या ये एंगल थीटा 120 डिग्री है? अगर ये 120 डिग्री है तो इस कार्बन क्लोरीन और इस कार्बन क्लोरीन डायपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकल के आएगा, क्या वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा? और क्या ये कार्बन क्लोरीन का जो डायपोल मोमेंट है वो इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट में है, यानी कि 180 डिग्री में है? अगर ये 180 डिग्री में है तो ओवरऑल ये जो चार्ज था, ये जो डायपोल मोमेंट था, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, ये जो पोलैरिटी कैंसिल हो जाएगी। तो मैं क्या कह दूंगा कि मेरे पास में जो म्यू मॉलिक्यूल का निकल के आएगा, जो डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का निकल के आ रहा है, ओवरऑल जीरो निकल के आ रहा है। तो ये कैसा हो गया? ये भी भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल मेरे सामने देखने को मिल रहा है। क्लियर? इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन और देखो, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात कर लेता हूँ 135 ट्राइक्लोरो ना लेते हुए, मैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 लेता हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ 123 ट्राइक्लोरो, 123 ट्राइक्लोरो बेंजीन। अब मैं यहाँ पे आपको थर्ड वाला केस जो है वो और अच्छे से समझ में जाएगा। 123 ट्राइक्लोरो बेंजीन को अगर मैं लेता हूँ तो ठीक है, 123 ट्राइक्लोरोबेंजीन लेता हूँ, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके सामने, देखना जरा ध्यान से। ये थोड़ा सा गड़बड़ मामला हो जाता है भाई मेरे साथ में, माफ़ कर देना। ठीक है, ये रही मेरी बेंजीन। इसमें मैंने बोला पहले पे क्लोरीन लगा है, दूसरे पे क्लोरीन लगा है, और तीसरे पे क्लोरीन लगा है। यही बात हुई हमारे सामने, 123 ट्राइक्लोरोबेंजीन की ही बात हो रही है। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर CCl बॉन्ड के अंदर यहाँ पे जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, इसमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, इसमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, इसमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। क्लियर है? अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या क्या इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ये 120 डिग्री है? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल 120 डिग्री है, हमारे सामने 120 डिग्री है। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है कि अगर इफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, क्या बोला मैंने, इफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है, मैं बोलता हूँ जैसे CCl, वो x डिबाई है, मैंने क्या बोला, वो x डिबाई है, तो मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना होगा ये मुझे पता करना है। मैंने क्या बोला, CCl कार्बन क्लोरीन का जो डायपोल मोमेंट है, यानी कि ये जो कार्बन क्लोरीन है, ये जो कार्बन क्लोरीन है, ये जो कार्बन क्लोरीन है, इसका जो डायपोल मोमेंट है वो x डिवाई के इक्विवेलेंट है। तो पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होगा? तो अब आप मुझे एक चीज़ बताओ भाई, ये अगर 120 डिग्री है, ये दोनों अगर 120 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट तो इन दोनों के बीच में होगा। अब ये इसके बीच में होगा तो मुझे एक चीज़ बताओ कि एक डायपोल मोमेंट तो ये वाला, और एक डायपोल मोमेंट इस कार्बन क्लोरीन का, एक डायपोल मोमेंट ये और एक डायपोल मोमेंट ये, और दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है भाई, 0 डिग्री है। और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है तो मुझे बताओ भैया कि म्यू मॉलिक्यूल की जो वैल्यू होगी वो 2 μ1 के इक्वलेंट नहीं होगी। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था केस नंबर 3 में, 2 μ1 होगी ना, डबल द मैग्नीट्यूड, डबल द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ वन बॉन्ड या वन कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैंने आपसे बोला कि मॉलिक्यूल में जो वैल्यू आई वो डबल हुई, और मैंने बोला था कार्बन क्लोरीन बॉन्ड अगर x डिबाई है तो मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा म्यू मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 2x डिबाई, 2x डिबाई हो जाएगा, यानी कि एक
डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड एक्स डी बाई के बराबर था, तो डबल 2x डी बाई हो गया। अब एक चीज़ मुझे बताओ, क्या ये पोलार है या नॉन पोलार है? तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 2x डी बाई आई है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये पोलार मॉलिक्यूल है। भाई ये कैसा मॉलिक्यूल है? ये पोलार मॉलिक्यूल है। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? नॉन पोलार देखा था, और ये इसको हमने क्या देख लिया? पोलार मॉलिक्यूल देख लिया। क्लियर हो गई बात दिमाग में कि कैसे आया कि ये जो डायपोल मोमेंट थी 120 डिग्री की वजह से इन दोनों रिजल्टेंट के बीच में आई। इसका डायरेक्शन और इस कार्बन क्लोरीन कोवलेंट बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन था वो सेम था। इसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ गई, और हमें पता है 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में? ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो हमने ट्वाइस वैल्यू रखी तो 2x डिवाइड हो गई है। हो गया क्लियर दिमाग में? है ना? चलो अब एक छोटी सी चीज़, टाइम कितना हो गया? वैसे तो टाइम ज़्यादा हो गया है ना? तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगली वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये ख़त्म होने वाला, ज़्यादा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है। अगली वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ना? यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा, ये जो डायपोल मोमेंट है ये तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। और इसी डायपोल मोमेंट के अंदर हम लोग और भी चीज़ें आगे पढ़ेंगे, है ना? कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।